सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति ये पुस्तक है। इस पुस्तक का पहला चैप्टर लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये समझाने जा रहे हैं। तो समझें लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। तो जैसे आपको यदि ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझें कि पहले प्राचीन समय से ही राजतंत्र की व्यवस्थाएं थीं, यानी राजा शासन करते थे और उनका शासन वंशानुगत होता था, यानी राजा के बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी होता था। और इस तरह से राजतंत्र व्यवस्था में राजा मनमानी करते थे। जैसे इतिहास में मैंने पढ़ाया था आपको फ्रांसीसी क्रांति, उसमें ये दिखाया गया था कि राजा किस तरह से मनमानी करते थे और जनता राजा के शासन से परेशान हो गई थी और उन्होंने राजतंत्र व्यवस्था को हटाने का निर्णय कर लिया था। तो यहाँ पर भी हमें यही समझना है। इसके बाद जब राजतंत्र व्यवस्थाएं ख़त्म हुई तो लोकतंत्र व्यवस्थाएं शुरू हुई, यानी जनता ने अपने में से ही कुछ लोगों को चुन करके अब व्यवस्था बनाने का काम सौंपा और उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक संविधान बनाया। संविधान क्या था? कानूनों का संग्रह, यानी उन्होंने नियम बना लिए कि कैसे हम देश की व्यवस्था को बनाएंगे। तो इस तरह से ये दो तरह की व्यवस्थाएं रही हैं शासन की जो है। तो लोकतांत्रिक सरकार है, सबसे पहला लोकतांत्रिक सरकार है और दूसरा गैर लोकतांत्रिक सरकार है। इस तरह से दो तरह की सरकारें समझ में आई, यानी राजतंत्र तो गैर लोकतांत्रिक सरकारें हो गईं और लोकतांत्रिक सरकारें यानी जनता का शासन। अब परिभाषा की ज़रूरत क्यों है? ये इसलिए ज़रूरत है कि वास्तव में लोकतांत्रिक सरकारें कैसी होनी चाहिए, इसके लिए इसकी परिभाषा को समझना आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा, मेरी नाम है इसका, की आपत्ति पर गौर किया जाए। वो ये कह रही है कि लोकतंत्र पर ही मुझे आपत्ति है। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल वो पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका, इनका नाम है मैटिंडला लिंगदेव, ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया। तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगीं। तो मैरी पूछ रही है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। कौन सा तरीका? लोकतंत्र वाला। अब वो कमी बता रही है लोकतंत्र में, क्यों? जब उसे सही नहीं लग रहा है ये तरीका तो वो कमी बता रही है। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था, यानी पहले तो हम लोकतंत्र व्यवस्था ले आए, अब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। तो उसका कहने का मतलब ये है कि पहले हमें लोकतंत्र पर चर्चा करनी चाहिए थी कि लोकतंत्र सही कैसा होना चाहिए, तब हमें लोकतंत्र लाना चाहिए था। और पहले अध्याय वाली पढ़ाई, अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता? लिंग दो, मैडम तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना ज़रूरी मानते हैं? ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। अब मैडम ये कह रही हैं कि हम शब्दों का उपयोग कर लेते हैं फिर हम उनका अर्थ समझते हैं। तो वो ये इस तरह से ऐसे कह रही हैं कि हम जब शब्दों का उपयोग कर लेते हैं तभी हमें समझ में आता है कि वास्तव में इनका अर्थ क्या है। मैरी पूछ रही है, अब फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है? जब जैसी भी व्यवस्था बननी थी लोकतंत्र की बन गई, अब उसकी परिभाषा करने की क्या ज़रूरत है? तो वो मैडम समझा रही हैं कि हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है,
यानी जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, यदि वो व्यवस्था हमें सही नहीं लग रही है तो हम उस पर चर्चा करेंगे और हम ये देखेंगे कि वास्तव में सही परिभाषा इसकी क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। वही बात वो मैडम कह रही हैं। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। यानी बरसात की भी परिभाषा करेंगे तो इसमें हम दो चीज़ देखेंगे कि बूंदाबांदी हो रही है, कि इतना तेज़ बरस रहा है, कि बादल फटने जैसी स्थिति हो गई है, तब हम बरसात की परिभाषा निश्चित करेंगे। किसे हम बरसात कहेंगे, बूंदाबांदी को कहेंगे या बादल फटने को कहेंगे। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमने एहसास किया कि राजतंत्र व्यवस्थाएं सही नहीं हैं तो हम लोकतंत्र ले आए, यानी जनता का शासन। अब जनता का शासन शुरू हो गया। उस समय हमारे पास इतना दिमाग नहीं था कि हम उसकी पूरी परिभाषा कर लेते। अब हम उस पर दिमाग लगा रहे हैं कि वास्तव में लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, तो हम उसकी परिभाषा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। अब लोकतंत्र वाली सरकारों के भी रूप बहुत से हैं। अब इसमें दूसरा रिबियांग कह रहा है कि लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मतलब मैडम ने एक दिन समझाया था क्लास में कि लोकतंत्र क्या है, लोगों के लिए है और लोगों की और यानी लोकतंत्र व्यवस्था लोगों के लिए है, लोगों की तरफ से है और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। अब लिंग दो मैडम समझा रही हैं। मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, ये वास्तव में सही बात है। लोकतंत्र में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है जनता को या हम सभी को कि वास्तव में लोकतंत्र कैसा होना चाहिए या सही लोकतंत्र क्या है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की सही या यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी ग्रामी आदमी ने उनके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे अच्छा सही मानते हैं। यानी किसी नामी ग्रामी ने कह दिया कि ये बात सही है तो हमें सीधे सीधे नहीं मान लेना चाहिए। हमें भी उस पर विचार करना चाहिए कि वास्तव में ये जो कह रहे हैं तो ये क्या सही है। हमको वही चीज़ स्वीकार करनी चाहिए जो हमें सही लगे। ये मतलब लोकतंत्र की सही परिभाषा है। इसीलिए हमें ऐसे लोगों को ही चुनना चाहिए जो वास्तव में हमें सही लगें। योलांदा एक बच्चा दूसरा कह रहा है, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। ये लड़की है। हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है, वो कह रही है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है और यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी लोगों का शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन और यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे लोगों का शासन तो है, लेकिन किन लोगों का शासन, कैसे लोगों का शासन। लोगों तो हर तरह के होते हैं, क्रिमिनल भी होते हैं, सही भी होते हैं। तो यहाँ पे लोगों के शासन से ही तो लोकतंत्र की परिभाषा कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो लिंगदोह मैडम कह रही हैं, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है।
सही बात है, समय के हिसाब से, समय जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हर चीज़ का रूप बदलता जाता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। कंप्यूटर शब्द मुश्किल गणनाओं को, यानी कंप्यूटर का मतलब है मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बना यंत्र कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे शुरुआत में, यानी जो मौखिक काम नहीं हो सकते थे वो कंप्यूटर से किए गए गणना के। पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। आज कंप्यूटर यहीं तक सीमित नहीं रह गया, आज तो इसका उपयोग हर क्षेत्र में हो गया है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने आदि फिल्में देखने में, मतलब यानी कितने कामों में इस कंप्यूटर शब्द का उपयोग या कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। बच्चों समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है, जैसे कंप्यूटर का उदाहरण दिया। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। अब मैरी पूछ रही है, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, यानी लोकतंत्र पर सोचने का कोई छोटा तरीका, सीधा तरीका नहीं है। हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा, यानी विस्तार से हमें इसके अर्थ को समझना होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। तो मैडम क्या कह रही हैं? एकदम सही, इसलिए आओ हम यह काम कर ही डालें। क्या करना है हमें कि हमें वास्तव में सही लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, इसकी हमें परिभाषा गढ़नी है। तो इसी आधार पर इस जो अभी तक इतनी जो सबने अपने विचार रखे, उसके आधार पर एक सरल परिभाषा लोकतंत्र की इस तरह से सामने आती है। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। यानी सबसे सरल लोकतंत्र का तरीका है कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। क्या परिभाषा हुई कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी जनता करती है वहाँ की। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है, तो वहाँ पे इस व्यवस्था को, वहाँ की शासन व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं कहेंगे। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे यानी चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते, यानी ये तानाशाह हैं, ये शासन तानाशाही शासन है, ये शासन लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। यानी एक तरह से राजतंत्र व्यवस्था है, यानी राजघराने में जन्म लिया तो वो शासन करने के हकदार बन गए। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं। लेकिन इसमें भी चुनाव करवाना भी सही लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। चुनाव करना एक सही तरीका हो और जनता सही व्यक्ति को चुने, तभी लोकतंत्र सही मायने में आएगा, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे आगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो,
खुद को लोकतांत्रिक कहना और कहलाना चाहती है। आज के टाइम में सभी देशों में, चाहे वो लोकतंत्र सरकारें हों या ना हो, चाहे वे शासक बनने के बाद मनमानी करें, लेकिन वो क्या कहलाना चाहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, लोकतांत्रिक सरकार है ये। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फ़र्क करना ज़रूरी होगा, और यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। तो अब ये देखिए, रिबियांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। ये लड़की है, इसने स्कूल से जा कर के घर पर लोकतंत्र के बारे में बहुत सारे व्यक्तियों के कथनों को इकट्ठा किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी हैं लोकतंत्र को लेकर के। पहला उसने लिखा, लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाएं का अधिकार देता है, यानी आप जो है खुद जिम्मेदारी लें अपनी। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना। एक तरह से जब आप चुन लेते हैं प्रत्याशी, तो वो जा कर के वो जब अपनी शासन व्यवस्था को देखते हैं तो वो तानाशाह बन जाते हैं। उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है। वास्तव में जिस व्यक्ति को आपने चुना है वो सही ढंग से काम कर रहा है तो वो न्यायप्रिय है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। तो जब हम सही व्यक्तियों को चुनेंगे तभी हम ये चीज़ ला पाएंगे कि जैसी सरकार हमें चाहिए वैसी ही सरकार बने। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है इस तरह से, जब हम सही प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। बहुत